तो न्यूक्लियर कंटेंट्स आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर हम देखेंगे किसी एक न्यूक्लियस के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स है, कुछ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन का मास कितना हुआ निकालेंगे, न्यूट्रॉन का मास कितना हुआ निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो सरप्राइजिंगली विल फाइंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अब बोलोगे सर कैसे हो रहा है? वही तो मैजिक है। जो डेफिसिट है मास का, डिफरेंस है मास का, उसको कहते हैं मास डिफेक्ट, एंड दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू होल्ड द न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, दे आर द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे आगे आप लोग देखोगे। पहला चीज हुआ, हम लोग देखेंगे मास डिफेक्ट टर्म क्या है, और मैं इसको थोड़ा मजे लेके इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि तुम लोगों का बोर्ड में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं होता है। विल रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा एम। इट इज सीन दैट मास ऑफ ए न्यूक्लियस, mass of a nucleus is less than the total mass of its constituent particles. Constituent particles मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। The difference in mass, the difference in mass is called mass defect. समझ में आ रहा है? तो सपोज हम कहेंगे कि कोई एक न्यूक्लियस कोई एक न्यूक्लियस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक सीजन न्यूक्लियस से जेड ए इज एटॉमिक मास, सॉरी इट इज मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो सपोज हम ऐसा एक न्यूक्लियस को लेंगे तो उसमें आप जानते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन आर ऑलमोस्ट सेम। तो आप कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नथिंग बट जेड, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया? इट इज ए माइनस जेड। सो व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट? विल सी मास डिफेक्ट क्या हो गया। हम कहेंगे डेल्टा एम इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी मैंने शुरू में मैं बताया, एक बैग में 2 kg आलू लिए, 3 kg गाजर लिए, अब होना चाहिए 5 kg, हो रहा है 4.5 kg, 4.5 kg हो रहा है, आधा kg गायब हो गया। बैग से निकाल दिए, अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 5 kg। मतलब वो जो डिस्क्रिपेंसी हो रहा है मास का, कुछ मास गायब हो जा रहा है, मास जा कहाँ रहा है? इट इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस टाइप का एनर्जी। आप जानते हो कि जब कोई एक चार्ज रहता है एक जगह, उसके चारों तरफ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट होल्ड्स सम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बाय द फॉर्मूला हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन। दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। व्हेन द प्रोटॉन्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस रफली 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर इतना आसपास होता है। They are hold so close to each other, very strong electric field is produced. लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो एनर्जी आया, वो एनर्जी कहाँ से आएगा? That energy is developed by conversion of some mass. उसमें कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। These are all Einsteinian theory.
जितना मास आपका लॉस हो गया उतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे बाद में। तो डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या हो गया, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैं कैपिटल एन लिख रहा हूं, एन स्मॉल एन फॉर न्यूट्रॉन, कैपिटल एन फॉर न्यूक्लियस। ये हो गया डेल्टा एम। मास डिफेक्ट ऐसे दिखाई देता है। ये मॉडर्न फिजिक्स से वाई पूछोगे तो मेरी बस की चीज नहीं, आइंस्टाइनियन थ्योरी। देन ठीक है, ये जो मास है दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। द डिफरेंस इन मास converts into energy to hold the nucleons, ठीक है। the energy corresponding to mass defect is called binding energy. Why it is called binding energy? Because this is the energy responsible for containing all the nucleons floating in it, ठीक है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इंटू सी स्क्वायर। ऐसे कब करेंगे, व्हेन डेल्टा एम इज इन केजी। आई नीड नॉट राइट, सी इज लाइट वेलोसिटी 3 into 10 power 8, so c is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। बट यूजुअली हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त हमारा जो मास डिफेक्ट निकलेगा वो एटॉमिक मास यूनिट में निकलेगा। अगर डेल्टा एम एएमयू में दिया गया है तो ये बन जाता है डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कब करते हैं, व्हेन डेल्टा एम इज इन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में अगर एक्सप्रेस किया गया है तो ऐसे करेंगे। ये जो वैल्यू में दिया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभार कुछ बुक्स में 931.5 दिया रहता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप जब बोर्ड एग्जाम लिखते हो आप देखोगे लास्ट पेज में कुछ वैल्यू दिया रहता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, 1 mu इक्वल टू हाउ मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे सब लिखा रहता है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, लॉन्ग बैक देयर वाज अ स्टूडेंट, कोई साहू करके, अभिजीत साहू करके, ही हैज कंप्लीटेड हिज आईआईटी, नाउ ही इज वर्किंग समवेयर। तो चिन्मय विद्यालय का लड़का है, चिन्मय विद्यालय वाले जानते होंगे, वो क्या किया, इसको 931 लेके कर लिया, जबकि पीछे जो डाटा दिया था उसमें 931.5 दिया था बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के पीछे। तो उसका 1 मार्क कट गया, तो उसको 99 मिला था फिजिक्स में। तो तब से मैं भी सतर्क हो गया कि बच्चों को बोल दूं कि क्वेश्चन पेपर के पीछे क्या लिखा है वैल्यू देख लेना। ये अक्सर किसी बुक कभी कभी 931 दे देते हैं बोर्ड वाले, तो कभी 931.5 दे देते हैं। They will give you a nucleus like this. They will give you the mass of proton. Mass of proton is this much AMU. Mass of neutron is this much AMU. Find the binding energy. So you have to follow this formula to find out the mass defect. Then convert this into mega electron volt. That is the binding energy. ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। नंबर 3 में एक नया टर्म देखेंगे, that is called packing fraction. It is defined as the mass defect per nucleon मतलब आप कहोगे
पैकिंग फ्रैक्शन। सीधे सीधे 1 मार्क वाले क्वेश्चन पूछते हैं, दीज आर वेरी इजी थिंग्स। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट बाय हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर, you know the sum of number of protons and number of neutrons is A, delta M by A. Now we see another term जिसका ग्राफ अक्सर आपको पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, कैसे निकालेंगे? इट इज बाइंडिंग एनर्जी बाय ए, है ना। और लिखेंगे तो हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू 931, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931 बाय ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट डेल्टा एम बाय ए इज पैकिंग फ्रैक्शन, सो यू कैन से इट इज पैकिंग फ्रैक्शन। सारा 1 मार्क क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन कितना एनर्जी मिल रहा है उसको कंटेन करके रखने के लिए, दैट डिस्कसेस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का स्टेबिलिटी वहां से पता चलता है। वो अक्सर पूछ लेते हैं, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ द मास नंबर, ठीक है, ऐसे करके पूछते हैं। तो हमें ये ग्राफ को याद रखना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। अगर ये ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है। ये बीई पर न्यूक्लियन, बीई पर न्यूक्लियन, इसमें ये ग्राफ अगर आप देखोगे, ये ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे गोज लाइक दिस, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, डिफरेंट वैल्यूज आते हैं, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे करके ऐसे जाता है, फिर उसके बाद ये डाउन हो जाता है। बस ये ग्राफ में आपको ये सारा पीक वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो याद रख सकते हो। दीज वैल्यूज आर हीलियम, लिथियम, ऐसे करके वैल्यूज लेते हैं, बट डोंट वरी, यू रिमेंबर द पीक वैल्यू ओनली। पीक वैल्यू इज फॉर आयरन, ठीक है, पीक वैल्यू इज फॉर आयरन, तो मोस्ट स्टेबल। उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटने लगता है। जैसे जैसे घटने लगता है चीजें अनस्टेबल हो जाते हैं। ये जोन में चीजें स्टेबल है, और आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जोन में फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। ये जोन में जो न्यूक्लियस है उनके लिए फिशन रिएक्शन होते हैं। इसमें फिशन रिएक्शन होता है इधर फॉर दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और बाद में, अभी तो आपको मालूम नहीं है फिशन क्या है, इधर फ्यूजन रिलेशंस होता है। बस आप ग्राफ को याद रखो, खाली पीक वैल्यू को याद रखना कि इट इज फॉर आयरन। फॉर आयरन बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, तो ये याद रखना है, बीई फॉर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा न्यूक्लियस के बारे में। व्हाट इज द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस? ये इट इज गिवन द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द मास नंबर। कितने सारे न्यूट्रॉन्स, कितने सारे प्रोटॉन्स उसके अंदर है, उसके हिसाब से उसका साइज होगा, ऑब्वियस है। हाउ इट डिपेंड्स? R is given by R0 into a to the power 1/3. Don't ask why, मुझे मालूम नहीं है, these are all modern physics, ऐसे डाटा दिए हैं साइंटिस्ट लोग। R0 into a to the power 1/3। ये R0 एक कांस्टेंट है,
क्या है इसका वैल्यू? इट इज 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर R0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस। तो कोई भी अगर न्यूक्लियस का रेडियस आपको पूछा गया, अब आई कैन नॉट हेल्प, कुछ बुक में 1.2, कुछ बुक में 1.26, कुछ बुक में 1.3 दिया है। आई कैन नॉट हेल्प, किसी एक वैल्यू को मैं दे रहा हूं यहाँ पर। कुछ बुक में 1.3 दे दिया है, कुछ बुक में 1.26 दिया है। सो यू टेक एनी वैल्यू एज द डाटा इट इज गिवन इन योर स्कूल, जो भी डाटा दिए। सो R0 इज 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि आपको ए दिया रहेगा फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि इस वैल्यू को लेके कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कीपिंग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन माइंड, हमें चलो निकालना है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस हम लोग अभी निकालेंगे। चलिए पता करते हैं व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। क्या है? आपको हो गए, अब इसके ऊपर डायरेक्टली वो लोग आपको रेडियस निकालने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन दो न्यूक्लियस दिया रहेगा, उनका ए वैल्यूज विल बी नोन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस पूछेंगे ताकि ये वैल्यू कट जाए। ठीक है, डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, आप कर लोगे उसको। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, पहला 2 चैप्टर का भी मैं क्वेश्चन अभी तक करवा के नहीं दिया हूँ। आई प्रॉमिस टू डू, थोड़ा मेरा हेल्थ वाज नॉट परमिटिंग, सो आई हैव नॉट डन इट, आई विल डू इट। दोनों ही जो चैप्टर किया हूं सबके को ढेर सारे न्यूमेरिकल करके आपको भेज दूंगा। नंबर 6 में देखेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई? मास बाय वॉल्यूम, ये मास नंबर बाय वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, अगर r है रेडियस। इफ r इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, 4/3 pi r cube is the volume। अब r का वैल्यू क्या है? R0 into a to the power 1/3। तो इसका वैल्यू डालो 4/3 pi R0 का क्यूब into a to the power 1/3 to the power 3 is a। तो फिर क्या मिल गया देखो तो, a by 4/3 pi R0 क्यूब into a को खा गया, क्या मिला आपको? You got it is coming out to be 3/4 pi R0 cube। ये हो गया डेंसिटी। And what you observe in this expression, ये एक्सप्रेशन में आप देखते हो कि जो आपका वैल्यूज है ऑल आर कांस्टेंट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी गिविंग यू वेरी ह्यूज वैल्यू लाइक 2.3 into 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया कितना ज्यादा है? इवन आयरन का भी 12,000 होता है, 12,000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये 2.3 into 10⁻17, ऐसा कोई दुनिया में मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका डेंसिटी इतना ज्यादा होगा। ठीक है, कितना है हाईली डेंस है न्यूक्लियस। सोचो कितना टाइटली पैक्ड है उसके अंदर पार्टिकल्स। यही तो मिराकल है, उसके अंदर पार्टिकल्स इतना टाइटली पैक्ड है कि वो हिल डोल नहीं सकते, दे कैन नॉट वाइब्रेट। गोइंग स्लाइटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। आप कोई बॉडी को जब टच करते हो, उसका टेम्परेचर को सेंस करते हो, तो कैसे करते हो? आप जानते हो कि एवरी टेम्परेचर, एवरी पार्टिकल ऑफ एवरी बॉडी इज अंडर रैंडम वाइब्रेशन। व्हेन यू टच द बॉडी, द पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग, दे स्ट्राइक योर फिंगर टिप। कितने सारे पार्टिकल, कितने जोर से, कितने जल्दी, how many particles, with what speed and at what frequency they are striking your finger, that gives you the sensation of temperature. If more number of particles strike with a large speed and quickly at very high frequency, तो क्या होगा? We'll get a very high temperature. But nucleus के अंदर जगह ही नहीं है हिलने के लिए, सब कुछ पैक्ड है, इतना पैक्ड है कि आप देखोगे इस यहाँ पर कुछ हिल नहीं सकता। So what is the temperature of a nucleus? You will say it is absolute zero. दुनिया में एक ही चीज है जिसका टेम्परेचर 0 है, क्या है? न्यूक्लियस 0 केल्विन। अगर कोई एक न्यूक्लियस को लेके आप कोई भट्टे में डाल दिए, कोई फर्नेस में डाल दिए, निकालो बाहर, टेम्परेचर फिर भी 0। यू कैन नॉट चेंज द टेम्परेचर, यू कैन नॉट चेंज द प्रेशर।
that we'll see later in the law of radioactivity, but that temperature and pressure cannot affect the rate of disintegration because they cannot affect the nucleus. समझ में आ रहा है? हाँ, तो बात कर रहे थे कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी ये है। कौन से न्यूक्लियस का हम देख रहे हैं, कोई जनरल लेके स्टार्ट किए तो ये वैल्यू है, मतलब फॉर एवरी न्यूक्लियस डेंसिटी इज सेम। लोहे का डेंसिटी सोना का डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन लोहे का न्यूक्लियस का डेंसिटी और सोना का न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। एल्युमिनियम का डेंसिटी लोहा का डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज द सेम, कितना 2.3 into 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानकारी। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इट मींस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल गिविंग यू डिटेल्स पीडीएफ, आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है थ्योरेटिकल है। मैं खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं, बट इन द नोट्स पीडीएफ नोट्स थिंग्स आर एलाबोरेटेड। पॉइंट नंबर 7, व्हाट इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, how it differs from chemical reaction. A chemical reaction takes place due to sharing bonding of electrons outside the nucleus. Nuclear reaction means breaking of nucleus. जहां पर भी न्यूक्लियस टूट रहा है हम कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, a reaction process in which a nucleus, a parent nucleus breaks into daughter nuclei मतलब एक न्यूक्लियस बहुत सारा न्यूक्लियस में टूट के अलग अलग हो जाएगा। इट्स कॉल्ड ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो सपोज हम कहेंगे कि कोई एक एक्स है, कोई मान लो कि जेड ए है उसका, मान लो कि इसको कोई न्यूट्रॉन जाके मारा। ठीक है, न्यूट्रॉन का ये 0 है, कोई चार्ज नहीं है, इसको मारा, मारने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन में कुछ नया एक चीज निकला। सपोज वी डोंट नो व्हाट समथिंग न्यू हैज कम, से y is another nucleus coming out, z another nucleus coming out, say this is a1, this is a2, this is z1, this is z2, like this maybe some neutrons are also coming out, कुछ भी हो सकता है। It breaks, the nucleus breaks into different configuration, different nucleids। कोई जरूरी नहीं कि स्टेबल होंगे, ये भी अनस्टेबल हो सकते हैं, ये फर्दर ब्रेक हो सकते हैं। तो बात क्या था, बात ये है कि ये ब्रेक कर जाता है, तो ऐसा रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट आर द थिंग्स कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग क्वांटिटीज remain constant during nuclear reaction। such reaction क्या क्या है, पहला हुआ मास नंबर, मतलब this plus this is equal to this plus this। I will say A1 plus A2 is equal to A plus 1, मास नंबर वाला रहेगा। ठीक है, और क्या, चार्ज भी बराबर रहता है, मतलब इधर है Z प्लस 0, इधर है Z1 प्लस Z2, मतलब Z प्लस 0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ठीक है, यहाँ पर मैं एक न्यूट्रॉन लेके मारा था,
न्यूटन की जगह कोई दूसरा, ये एक्स वाई जेड मान लो ये पी कोई दूसरा हो गया, वो भी मार सकता है, बट चार्ज विल रिमेन सेम। तीसरा हुआ मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व। देखो न्यूटन महाराज ने कितने ऊपर की बात बोले, कितने ऊपर की बात बोले कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट ध्यान रखना मोमेंटम लेते वक्त खाली इनका मोमेंटम को मत देखना, कभी कभार इनके साथ कुछ हीट भी रिलीज हो जाता है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सम हीट इज आल्सो रिलीज्ड, दो हीट एनर्जीज आर इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स। फोटोन का मोमेंटम को भी काउंट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना, फोटोन का मोमेंटम को भी काउंट करना पड़ेगा। तो मास नंबर, चार्ज, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऑल दीज थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बट एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। रिमेंबर एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मास एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है, यहाँ पर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये तीन चीज कांस्टेंट रहते हैं, बट नोटिस करना चाहेंगे यहाँ पर एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि मास एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है, ठीक है। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें हम लोग देखेंगे मोस्टली कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक रेडियोएक्टिव डीके, और एक तो चौथा है जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। चौथा वाला जो है तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो अभी हम लोग एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। देखेंगे इसमें कि व्हाट इज ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फोटो तो आप ले लिए होगे, ठीक है ना। तो अभी मैं लिखता हूं व्हाट इज ए फिशन रिएक्शन। नंबर 8, अब क्या हो रहा है कि ये मान लो कि एक न्यूट्रॉन इसको मारा, मारने के बाद हो सकता है कि एक दूसरा बन गया और 6 न्यूट्रॉन निकल गए, जेड नहीं 6 न्यूट्रॉन निकल गए। मतलब जो प्रोडक्ट निकला वो प्रोडक्ट का मासेस आर, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस देयर बिटवीन देयर मासेस, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन देयर मासेस। अगर इन दोनों का जो मास है वो कंपैरेबल है, A1 एंड A2 आसपास के, एक मान लो 80 हुआ दूसरा 60 है, अगर एक हुआ 80 दूसरा हुआ 1, तो आप कहोगे दे आर नॉट कंपैरेबल मासेस। इफ द masses of the product are comparable to each other, then that reaction will be called a fission reaction। समझ में आया क्या? आप किसी एक पत्थर को हथौड़े से मारोगे, ठीक है, जैसे जोर से हथौड़े से मारे, पता चला मारने के बाद एक छिलका निकल गया और ये पत्थर है, क्या आप कहोगे पत्थर टूट गया? नहीं टूटा। अगर ऐसे मारे कि ये पत्थर 2 टुकड़ा हो गया, एक बन गया ये और ये बन गया ये, तो आप कहोगे हाँ पत्थर टूट गया। सो फिशन रिएक्शन कब होगा? देयर मासेस आर कंपैरेबल टू ईच अदर, ठीक है। तो विल राइट दैट कि न्यूक्लियर फिशन किसको कहते हैं, थोड़ा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द splitting of a heavy nucleus into 2 daughter, into 2 नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ, into a number of daughter nuclei। अब इनको डॉटर न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कैन अगेन फर्दर प्रोड्यूस, आगे देखेंगे हम लोग। सो इन स्प्लिटिंग ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस इनटू ए नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ comparable masses, is called nuclear fusion,
ठीक है, जब ये फ्रैगमेंट जो है कंपेरेबल मासेस से न्यूक्लियर फिशन, दिस प्रोसेस usually develops a large amount of heat, लेकिन हीट निकलेगा तो इसको फिशन रिएक्शन कहेंगे नहीं, फ्यूजन भी हो सकता है। और मान लो कि एक न्यूक्लियस तोड़ के दो बन गया और हीट निकला, हीट निकलेगा, दो बन गया है लेकिन अभी हीट निकलेगा तो फिशन कहेंगे, ऐसा नहीं। कभी कभार क्या होता है, ये मान लो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में आके इसको मारा, मोमेंटम तो कंजर्व होना है, मोमेंटम कंजर्व करने के बाद ये सब टूटने के बाद काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज नहीं होता है। दैट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय दिस इन गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी, that energy is absorbed by them in gaining the kinetic energy। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फिशन रिएक्शन में एनर्जी निकलेगा, बट इट इज यूजुअली सीन, वी शैल सी, हम लोगों का जितना इक्वेशन से रिएक्शन प्रोसेसेस है उसमें देखेंगे मेजॉरिटी में ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ bombarding particles is equal to vector sum of momentum of products and momentum of photons emitted in terms of heat। तो जो हीट जनरेट होगा that will emit some photon, किस डायरेक्शन में, that will be again decided by the momentum itself। अगर हम कहेंगे ये और ये टकराए और ये रखा था, मान लो ये आया टकराया, टकराने के बाद मान लो कि दो पार्ट में बन गया, एक पार्ट इधर गया एक पार्ट इधर गया, नाउ दे आर ऑल कंपैरेबल, आपको मोमेंटम बैलेंस करना है तो फोटॉन्स ऐसे एमिट होंगे कि उनका मोमेंटम जोड़ने के बाद रिजल्टेंट मोमेंटम इसकी मोमेंटम की बराबर हो जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ एमिशन इज टू बी कैलकुलेटेड बट दैट इज नॉट देयर इनकॉर्पोरेटेड इन योर सिलेबस। वो किस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, अच्छा फोटॉन्स निकलेंगे मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही निकलेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में निकलेगा उसके बारे में कोई डिस्कशंस नहीं, बट निकलता है ये हम लोग जान लिए। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग याद रखेंगे जो जिसमें और इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है, ये बिट नंबर 1 था व्हाट इज फिशन रिएक्शन, बिट नंबर 2 में देख लीजिए, बिट नंबर 3 में यूजुअली ये दिखाया जाता है कि द मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन is less than the mass of bombarding particles. So the amount of energy released is equal to the equivalent energy of the difference in mass। मास का जो डिफरेंस आएगा वो जो जितना मास गायब हो गया, पहले कुछ मास था और वो कोई आके मान लो कि कोई यूरेनियम रखा था, कोई न्यूट्रॉन आके उसको स्ट्राइक कर गया, अब वो टूट गया, मान लो बेरियम और क्रिप्टन दो बन गए,
बेरियम और क्रिप्टन दोनों का मासेस आर कंपैरेबल। अब क्या होगा देखो कि इसका मास निकालो, उसका मास निकालो, जोड़ोगे तो न्यूट्रॉन और आपका यूरेनियम का मास जितना होगा उससे कम होगा। तो कहा गया वो मास, that mass has been converted into energy and that is what is being emitted as a large amount of heat। ठीक है, large amount of heat। लेकिन निकालना उतना आसान नहीं है। कितना हीट निकला बोलने से मास डिफरेंस निकाल के नहीं कर सकते हो। अगेन यू हैव टू सी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सो डिफरेंस इन मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी, दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट एज हीट एनर्जी। इतना जम्बलिंग क्वेश्चंस नहीं देते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है। मैं खाली आपको बता दिया। कुछ लोग आप में से जेईई मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एक न्यूट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी K1 में गया, एक यूरेनियम रखा हुआ था, टकराने के बाद बेरियम निकला K2 काइनेटिक एनर्जी में गया, ये K3 काइनेटिक एनर्जी में गया। कितना हीट जनरेट होगा? काइनेटिक एनर्जी पहले क्या था? K1। इन दोनों का मास मिलकर इनसे कम हो गया। डेल्टा एम को आप एनर्जी में कन्वर्ट करो 931। तो ये डिफरेंस इन मास के चलते कुछ एनर्जी बना प्लस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू K3 प्लस K2 प्लस द हीट डेवलप्ड। समझ में आ रहा है क्या? इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो एंड हीट डेवलप निकालो। ठीक है, तो वो लोग आपको ऐसे नहीं देते हैं। वो लोग आपकी जो बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, इनके काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि नहीं ये तो इतना छोटा पार्टिकल था, कोई न्यूट्रॉन का मास कितना कम था, मोमेंटम इतना कम था, ये यूरेनियम के साथ मारपीट करेगा। जैसे कोई बल आके कोई ट्रक के साथ मारपीट करेगा, ट्रक का मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। चलो अज्यूम करते हैं इनका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फाइंड आउट द हीट। सो ओनली द डिफरेंस इन मास इज टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट। सपोज ये था आपका यूरेनियम और एक तो दूसरा पोलोनियम आके इसके साथ मारपीट कर दिया। उसके बाद यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि बोर्ड में इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। दे अस्यूम कि आफ्टर कोलिजन देयर काइनेटिक एनर्जीज आर जीरो, और लिखा नहीं रहता, यू हैव टू टेक इट ग्रांटेड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो किसी हेवी न्यूक्लियस को यूरेनियम से स्ट्राइक करवा देते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवा देते हैं। न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कर देंगे तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात हुआ। तो अभी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें याद रखना है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें याद रखना है। न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन एग्जांपल ऑफ ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसे करके आता है। याद रहे कि यूरेनियम 92-235, just a minute, 92-235 is now struck by a neutron, what will be coming out? कितना क्या चीज निकल के आएगा? यूं है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, एक न्यूट्रॉन जो जाके इसको मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल कहते हैं, मतलब एक किस्म की पार्टिकल कुछ एनर्जी में जाके इसको ठोक दिया। ठोकने के बाद क्या निकला? इसमें से निकला बेरियम और क्रिप्टन। बेरियम का हो गया 56-142 और क्रिप्टन का क्या वैल्यू होता है? क्रिप्टन का मास नंबर और ये नंबर आपको मालूम है क्या? क्रिप्टन का होता है 3692, 3692 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। कितना हीट निकल के आएगा? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आई डोंट नो, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। You see, when a neutron moving with high speed strikes a uranium 92-235, it converts into a barium and krypton. You see their mass numbers are comparable. So this is a fission reaction, and some difference in mass is converting into heat energy. अगर इसमें आपको जेई में पूछ लेगा कि after this, suppose this starts moving, the barium nucleus starts moving with a speed with a kinetic energy of 100 mega electron volt, how much heat will be released? You say another 100. This moves with 50 mega electron volt, and this moves with something like 60 mega electron volt, how much heat will be generated? 50 और 60 को जोड़ो, इसमें से माइनस करो। ठीक है, न्यूट्रॉन का
काइनेटिक एनर्जी अक्सर वो लोग देते नहीं है। क्यों? क्योंकि मास काफी कम है ना, इतना कम मास है कि मोमेंटम चाहे कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी जो p²/2m होता है दैट विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, और इसका मोमेंटम निकाल के देखेंगे, यहाँ पे p² करेंगे, इट विल बी वेरी स्मॉल। तो दिस वे वी आर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन रिएक्शन। इसको आप लोग पूरा रट्टा लगा के याद रखो, स्कूल में ही आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, ये डाटा आपको सारा वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि एक न्यूट्रॉन इसको मारेगा तो ये होगा। 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स में हैपन, इट में डेवलप सम जेनन इंस्टोशियम। ठीक है, ये बहुत अलग अलग किस्म की बनता है। ये एक रिएक्शन हुआ, एक न्यूट्रॉन कितना स्पीड में इस न्यूक्लियस को मारा, यूरेनियम न्यूक्लियस को, उसके हिसाब से रिएक्शंस होता है। बट दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर बुक। बट देन यही न्यूट्रॉन यही न्यूक्लियस को कितना जोर से मार रहा है, उसके हिसाब से 4-5 किस्म की न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। हथौड़ा पत्थर पे लगेगा, कितना बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा, डिपेंड करता है कि हथौड़ा कितना जोर से आ रहा था। द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन विल डिसाइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। बट दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड। मैं 4-5 इक्वेशन आपको अपना पीडीएफ नोट में दिया हूं कि ये भी हो सकता है। और इसमें नोट करने वाली चीज ये हुआ, थोड़ा चेक करिए तो मास नंबर क्या ये बराबर आ रहा है मास नंबर सबका। देखिए इधर का मास नंबर कितना था 236, इधर का 141, 92 एंड 3 न्यूटन्स, मतलब 3 + 2 = 5 + 1 = 6। हाँ आ गया, 236 आ गया। So it is coming out to be 236. मास नंबर इज रिमेनिंग सेम। ये चीज को थोड़ा खाली देख लेना, गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज को थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लेना। इस स्टैंडर्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। व्हाट इज चेन रिएक्शन? न्यूक्लियर फिशन का एक उसी का ही एक सपोर्टिंग रिएक्शन है, उसी का कंसीक्वेंस में आता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन है क्या? चेन रिएक्शन, ये पॉइंट नंबर 9 था। क्या कहता है कि जैसे हम लोगों का ये बोmbardment हुआ, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बने और यहाँ पर देखो 3 न्यूट्रॉन निकले। अगर वो तीनों न्यूट्रॉन में से कम 1-2 के पास इतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुआ, वो गए। अभी मान लो कि एक कंटेनर में कुछ यूरेनियम था, ठीक है, आपने क्या किए, एक न्यूट्रॉन इसके अंदर फेंके, वो जाके मारा, मारने के बाद फिशन हुआ और भी यहाँ पर यूरेनियम भरे हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला, ये सब तो निकला, उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकले। जो 3 न्यूट्रॉन निकले, मान लो कि उनके पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो फर्दर और किसी को तोड़ सके, तो प्रोसेस स्टॉप्स। अगर उनके पास एनर्जी है कि इतना काइनेटिक एनर्जी निकला, लेकिन निकला ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन कि दूसरे यूरेनियम को जाके ठोक दिया और पता चला उसका भी फिशन हो गया, फिर उससे और 2 निकले और किसको ठोका, ऐसे करके द प्रोसेस कंटिन्यूज। देन वी विल कॉल इट ए चेन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है। इफ द प्रोडक्ट न्यूट्रॉन coming out of the nuclear reaction is so energetic that it is able to cause further fission with further radioactive nucleus, तो हम कहेंगे further heavy nucleus, then we will say the process is a chain reaction। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? ये सब आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। when the product neutrons in a nuclear fission process has sufficient kinetic energy to cause further fission with other nuclei, then process is called a chain reaction। मतलब आप एक न्यूट्रॉन फेंके, आग लग गया, प्रोसेस शुरू हो गया।
इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अब देख लो कि यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, 3 न्यूट्रॉन निकले हैं। मान लो एक ही न्यूट्रॉन के पास उतना एनर्जी था कि जाके दूसरे को ठोक दिया और फिर से फिशन रिएक्शन हो गया, फिर उसमें से फिर रिएक्शन होगा, फिर 3 निकलेंगे, 2 फिर धीमा पड़ जाएंगे, तीसरा और को मारेगा, मतलब एक फिशन रिएक्शन विल कॉज अनदर विल कॉज थर्ड विल कॉज फोर्थ, मतलब एक एक न्यूट्रॉन फिशन रिएक्शन करते जा रहे हैं। ऐसा प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अगर 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 में से एक धीमा पड़ गया, 2 एनर्जेटिक है और वो 2 जाके मारे तो 2 तो फिशन हुआ, एक फिशन आप करवाए, 2 खुद हो गया, 2 से 4, 4 से 8, so it is now multiplying and after some time you will find so many fission reactions are taking place. Such a thing is called non-uncontrollable fission reaction। समझ में आया? तो चेन रिएक्शन 2 किस्म के हुए, एक हुआ कंट्रोलेबल, एक हुआ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, बिट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? इफ ओनली one neutron after fission has enough energy to cause further fission, then the process is called controlled chain reaction. Then the process is called controlled chain reaction। ठीक है, व्हाट इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? ऐसे मान लो पूछेंगे, if more than one neutron, more than one, it may be 2, it may be 3, more than one neutron coming out of a fission reaction are so energetic that they can cause further fissions, then the process is called uncontrolled, है ना, uncontrolled chain reaction। So what is chain reaction? What is mean by fission, chain reaction, controlled and uncontrolled chain reaction? ऐसे करके पूछेंगे। कितना सिंपल है समझने में। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ फिशंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना, एक कोलिजन किए, एक फिशन हुआ, उसके बाद 2 फिशन हुआ, मान लो 2 न्यूट्रॉन एनर्जेटिक है, 2 फिशन हुआ, उसके बाद 4, उसके बाद 8, ऐसे करके ये तो पावर में 2 के पावर में होते जाएगा। ठीक है ना, तो इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में अक्सर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आता है, ये हो गया पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में उसके बाद देखेंगे व्हाट इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ दिस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, राजस्थान की कोटा में है हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, चेन्नई के पास भी है, तमिलनाडु में न्यूक्लियर प्लांट्स। इतने ज्यादा हीट उसमें जनरेट होता है कि क्या कहें। आप अगर 1 kg, that is what my teacher was telling, I am just borrowing his ideas and I am just forwarding as received। 1 kg यूरेनियम का जितना हीट एनर्जी होगा फिशन करके, उतना फिशन एनर्जी से
पूरा राउरकेला टाउनशिप का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 1 मंथ हम लोग बियर कर सकते हैं। सोचो व्हाट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। 1 kg यूरेनियम को अगर फिशन करवाएंगे, जो हीट जनरेट होगा उस हीट को अगर स्टीम बना के टरबाइन चलाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट एनर्जी सप्लाइड टू राउरकेला टाउनशिप। पूरा राउरकेला टाउनशिप 1 kg यूरेनियम की बदौलत 1 महीना चलेगा, इतना ज्यादा वो एनर्जी देता है। सो व्हाट इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर? अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बस एक ही तरीका है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक ही तरीका है। क्या है? यू हैव टू रोटेट ए कॉइल। कुछ लोग हमारे अभी तक एसी नहीं पढ़े और कुछ लोग पढ़ चुके हैं। कोई एक कॉइल को आप किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर घुमाओगे तो अल्टरनेटिंग करंट विल बी जनरेटेड। जैसे आप इसको कहीं कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस में, लोड दे दोगे तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। बाय करंट फ्लोइंग करंट एंड लेंजेस लॉ, वो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि आप जैसे घुमाने की कोशिश करो उसका उल्टा डायरेक्शन में वो टॉर्क पाने लगेगा। मतलब घुमाने वाले को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब कोई लोड नहीं दिया है, आप आसानी से घुमा सकते हो। लोड दे दिए, जितना कम रेजिस्टेंस दोगे उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग बैक टॉर्क मिलेगा, उल्टा टॉर्क मिलेगा, क्योंकि बाय लेंजेस लॉ द करंट विल सर्कुलेट इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द वेरी कॉज। घूमने से करंट हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोई घुमा रहा है, उसको अपोज करने के लिए उल्टा टॉर्क उसको मिलने लगेगा। तो आप जितने ज्यादा करंट सप्लाई करने की कोशिश करोगे उतना डिफिकल्ट हो जाता है उसको घुमाना इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी साइड में, मतलब जहां पर एनर्जी डेवलप किया जाता है, उसमें करते क्या है, इसको घुमाएंगे कैसे, उसका मैकेनिज्म अलग अलग रहता है। जैसे आप हीराकुद में जाओगे, हीराकुद में क्या होता है कि और डैम में पानी को बहुत ऊपर तक स्टोर करके रख लेते हैं, फिर नीचे से गेट को खोल देते हैं, तो पानी जो हाई पोटेंशियल एनर्जी में था वो काइनेटिक एनर्जी में आया। काइनेटिक एनर्जी में आया तो यहाँ पर क्या होता है कि टर्बाइन होता है, ऐसा सबका एक टर्बाइन होता है। उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लेड नहीं, हर एक ब्लेड का साइज ये पेन साइज का होगा, ये पेन जितना बड़ा है उतने बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं। पानी आके इसको धक्का मारेगा। आप देखे होंगे कभी अगर आप कोई टैप से आपकी साइकिल की पेडल को आप पानी मारोगे तो देखोगे द पेडल स्टार्ट्स रोटेटिंग एग्जैक्टली इन द सेम वे द वाटर विल स्ट्राइक, द वाटर जेट विल स्ट्राइक द टर्बाइन विल रोटेट, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, तो अब मेन पर्पस क्या हो गया? कॉइल को घुमाने के लिए कोई हाइडल प्लांट में, इसको हाइडल प्लांट कहते हैं, जहां पर हमारा वाटर का पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम टरबाइन को घुमाते हैं। आरएसपी में कैप्टिव पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, उसमें क्या करते हैं? कोल यूज करके कोल से हीट जनरेट करते हैं, हीट से वाटर की जगह स्टीम बना लेते हैं। स्टीम को इंजेक्ट करना बहुत आसान होता है, तो सुपर हीटेड स्टीम को इसके ऊपर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने से घूमता है, घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कोई न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को यूज करते हैं, उसमें से जो हीट निकला उस हीट को लेके पानी को गर्म करते हैं, सेम प्रोसेस। Superheated steam is produced, that steam is injected and you see this rotates। ठीक है, तो हर जगह इसको घुमाना ही पड़ेगा। और कैसे घुमाएंगे? घुमाने के लिए जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, एक तो हुआ हाइडल प्लांट, दूसरा हुआ थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट मतलब योर कोल में भी है फ्यूल और ये न्यूक्लियर प्रोडक्ट में भी है फ्यूल। तो थर्मल प्लांट में सुपरहीटेड स्टीम को इसके ऊपर छोड़ते हैं तो ये घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है ना? सो न्यूक्लियर रिएक्टर में करते क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस ऐसे ही होता है। क्या होता है? आई विल शो यू। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत मोटे चादर वाले, ठीक है, बहुत मोटा स्टील का मटेरियल का टैंक बनाया जाता है और इसके अंदर एक कंट्रोल रॉड रहता है, कंट्रोलर जिसको कहते हैं, दूसरा एक मॉडरेटर रहता है, उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मॉडरेटर, और इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल रॉड। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बॉयलर रहता है जिसमें पानी को गर्म करना होता है। ये पानी को गर्म करना होता है, पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगा। दैट स्टीम आगे का प्रोसेस में बता चुका आपको कि टरबाइन के ऊपर इंजेक्ट करेंगे, वो घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। हम पानी गर्म करने तक की बात बता रहे हैं। टू प्रोड्यूस सुपरहीटेड स्टीम,
तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर वो ऐसे पाइप्स लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे पाइप्स लिया, ये एक पाइप है, आई एम शोइंग यू ए पाइप, दिस इज व्हाट इज ए पाइप, जिसके अंदर लिक्विड सोडियम लिया जाता है, और लिक्विड सोडियम को यहाँ पर एक पंप लगा के हम उस लिक्विड सोडियम को पंप करते हैं, उसी के अंदर ही घूमेगा। अभी कोई एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेज रहे हैं, लिक्विड सोडियम को पंप करते हैं, मतलब हाई स्पीड में लिक्विड सोडियम इस पाइप के अंदर घूमने लगेगा। अब क्या हो रहा है, इसमें रखा है ये बॉयलर है जिसके अंदर वाटर है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लगा, और ये लिक्विड सोडियम इधर से गया, इधर से घूम कैसे गया, सोडियम ऐसे ही मेटल है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, अगर ये घूमता नहीं भी तब भी तो हीट कंडक्ट करके इसमें आ जाता, ये गर्म हो जाता, लेकिन अभी क्या है, इसको और फोर्स करके जल्दी जल्दी घुमा रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट करके पानी में ला रहे हैं। इधर से लिक्विड सोडियम हीट एब्सॉर्ब करता है, इधर आके पानी में छोड़ता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर तो 100 से ऊपर जाएगा नहीं। ऑफ कोर्स ये सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा रहता है क्योंकि एक क्लोज चैम्बर में बनता है, फिर उस सुपर हीटेड स्टीम को निकालते हैं, प्रेशर बढ़ जाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। मे भी सपोज मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी है, अभी आपको 200 में नहीं रहता है सर, 100 में रहता है, वो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, हाई प्रेशर में इट गोज वेरी हाई। तो ये अब इसके अंदर से गया, हीट एक्सट्रैक्ट करके लाया, यहाँ से इसमें लाके दिया, स्टीम बन गया, स्टीम को चैनलाइज करके लेके टरबाइन पे हम छोड़ेंगे। ये हो गया बॉयलर, ये हो गया रिएक्टर, ये हो गया रिएक्टर, ये हो गया बॉयलर, बॉयल करता है बॉयलर, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया, ये इसके अंदर लिक्विड सोडियम रहता है, ये पंप रहता है, ये पंप है। आपको कोई फिगर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। इसके अंदर क्या सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है लिक्विड सोडियम, सोडियम लिक्विड सर्कुलेट होता है। कभी कभार हाइड्रोजन भी सर्कुलेट कराते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी हीट एब्सॉर्ब कर सकता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी करवाते हैं, सोडियम भी करवाते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है, टू प्रोड्यूस हीट, दैट्स ऑल। हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट हीट, इट इज योर चॉइस, बट मोस्टली अभी तक जितना यूज हो रहा है सारा का सारा यूज मोस्टली फॉर ए पावर प्लांट हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा हीट किसी और दूसरे प्रोसेस में जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है, ए न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस हीट एंड हाउ यू मैनेज विथ इट, ठीक है। पहला तो सोचेंगे कि अगर हम इसके अंदर मान लो यूरेनियम ले लिए और एक न्यूट्रॉन इसके अंदर फायर कर दिए, तो फिशन तो होना जरूरी है, फिशन होना जरूरी है, ठीक है। फिशन अगर हो गया, अगर वो फिशन हुआ, एक फिशन होकर बंद हो गया, तो फिर हीट कहाँ जनरेट होगा, इट शुड बी ए चेन रिएक्शन। अच्छा, चेन रिएक्शन होने के बाद अगर ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रहेगा, मतलब एक वन फिशन विल सब्सिक्वेंटली मेक वन मोर फिशन, दैट विल मेक सब्सिक्वेंटली वन मोर फिशन, तो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने से क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, हमारा जो कॉइल को हम घुमा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप इसको कितना लोड दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कहेंगे राउरकेला के सारा लोग एसी कनेक्ट कर दिए, एसी मतलब एयर कंडीशनर, तो एवरीवन स्टार्ट्स ड्राइंग ए ह्यूज करंट, और आप जानते हो कि घर में सारा चीज पैरेलल लगे, तो राउरकेला में भी जितने लोग हैं सबका रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल बिकॉज़ दे आर ऑल कनेक्टेड अक्रॉस ए मेन सप्लाई जो हीराकुद से आ रहा है। हीराकुद से जो सप्लाई आया इसमें आपका घर भी लगा है, मेरा घर भी लगा है, पड़ोस का घर भी लगा है, सबके घर लगा है, आपके घर में जो है वो आपके साथ पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और ये सब आपस में भी पैरेलल है। When they are all connected at a time, क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत लो हो गया, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस लो हो जाता है, तो वेरी हाई करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। वेरी हाई करंट होने से क्या हो गया, इट विल बी अ स्ट्रांग रिटार्डिंग टॉर्क बाय लेंजेस लॉ। उसको ओवरकम करने के लिए उधर टरबाइन के ऊपर और जोर से ज्यादा और ज्यादा स्टीम को इंजेक्ट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो वोल्टेज लो हो जाएगा। देखोगे दोपहर में गर्मी के दिन में वोल्टेज लो हो जाता है क्योंकि वो रिटार्डिंग टॉर्क बन रहा है, उतना जोर से घूम नहीं पा रहा है, तो ईएमएफ का वोल्टेज जो है वो घट जा रहा है। तो हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, तो हमें चेन रिएक्शन चाहिए, वो भी कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल, ताकि आप अपनी मर्जी की तरह उस मर्जी से उसको कंट्रोल करो, कम करो, ज्यादा करो, हीट ज्यादा या कम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अनकंट्रोल रहेगा तो
कंटिन्यूअसली तो बढ़ते जाता है, फिर उसको कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी भी होना है और उसको कंट्रोल फॉर्म में भी रहना है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए कंट्रोल रॉड एंड ए मॉडरेटर। ठीक है, ये कंट्रोल रॉड यूजुअली स्टील का होता है। ठीक है, यूजुअली स्टील का होता है। उसमें क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ का जो चेन रिएक्शन हुआ बहुत ज्यादा हो गया, चेन रिएक्शन हो रहा है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होते हुए बढ़ते जा रहा है चेन रिएक्शन, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा कम कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले कंट्रोल रॉड को डाल देते हैं उसके अंदर, रिएक्टर के अंदर डाल देते हैं। डाल देने से क्या होगा, जो न्यूट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो इसके अंदर से घुस के निकलेंगे तो दे विल स्लो डाउन। When they penetrate through the steel rod, they slow down. Slow down हो गए तो बहुत ज्यादा फिशन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। हम क्या बोले थे, when more than one neutron are energetic enough to cause further fission, तो uncontrolled chain reaction होता है। यहाँ पर तो मेजॉरिटी न्यूट्रॉन को क्या होता है, ये क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो कंट्रोल रॉड का काम क्या है, टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। मान लो 10,000 न्यूट्रॉन जा रहे थे और 10,000 अगली बार 10,000 टू द पावर 2 हो जाता। अभी उससे पहले हम कंट्रोल रॉड डाल दिए, 10,000 से 4,000 या 6,000 इसके अंदर से घुस गए, स्लो हो गए और उनके पास एनर्जी नहीं है फर्दर फिशन करने के लिए, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया। लेकिन ये काफी नहीं होता है, कभी कभार इतना जोर से बढ़ता है कि कंट्रोल रॉड डालने के बाद भी वी कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। Then what we do, we put this moderator into it. ये यूजुअली हेवी वाटर का होता है या फिर ग्रेफाइट का होता है, ये स्टील का होता है या फिर कैडमियम का होता है। तो कंट्रोल रॉड स्टील या कैडमियम का होता है, ये हेवी वाटर का होता है या फिर ग्रेफाइट का होता है। जब इसके अंदर डालेंगे, इसमें क्या होता है, वो न्यूट्रॉन जो घुसते हैं सिर्फ एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, पूरा अब्सॉर्ब हो जाते हैं उसके अंदर, वो निकल के बाहर नहीं जा पाते हैं, दे स्टॉप इनसाइड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉजिंग फर्दर फिशन प्रोसेस स्टॉप्स और डिक्रीजेस। तो क्या हो गया, फिशन रिएक्शन कम हो गया। ठीक है, मान लो पहले 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 102, 34 ऐसे करके चलने लगा। अब आप मॉडरेटर डाल दिए तो बहुत सारे न्यूट्रॉन जो बढ़ते जा रहे थे वो सारे उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर से थोड़ा सा घट के 1024 था, सडनली घट के फिर से 64 में आ गए। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रॉन इसके अंदर अब्सॉर्ब हो गए। सो दिस टू आर ऑपरेटेड प्रॉपर्ली मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस टू कंट्रोल द हीट। सो क्या हुआ, व्हाट आर द 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और 3 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स। एक हुआ फ्यूल जिसको आप यूज करोगे, जिसको आप यूजुअली यूरेनियम लेते हो, यूरेनियम 235 लेते हो। दूसरा लेते हो एक कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या करता है, स्लोज डाउन दी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स so that they are no more be able to cause further fission reaction। अगर उससे भी काम नहीं बना, फिर भी टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, अनकंट्रोल्ड है भाई, बढ़े जा रहा है, तो हम उसको मॉडरेटर डालते हैं। ये मॉडरेटर क्या करता है, ये अब्सॉर्ब दी हीट एनर्जी। ठीक है, सॉरी, ये अब्सॉर्ब दी न्यूट्रॉन, तो फर्दर क्या हो गया, उसमें और हीट जनरेट नहीं होता है। थोड़ा मैं इसको बोलते वक्त दोनों का काम में उल्टा बोल दिया, ये स्लो डाउन कर देता है और ये अब्सॉर्ब कर देता है। कंट्रोल रॉड अब्सॉर्ब कर देता है, मॉडरेटर स्लो डाउन कर देता है। मॉडरेटर जनरली होता है हेवी वाटर और ग्रेफाइट का, ये होता है कैडमियम या स्टील का होता है जो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेता है। बोलते वक्त मैं जस्ट दोनों का जगह उल्टा बोल दिया। अभी समझ में आ गया आपको प्रोसेस। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, ऐसे करके आता है। और डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर, तो कैसे लिखेंगे, ए न्यूक्लियर रिएक्टर uses uncontrolled chain reaction to produce heat। ठीक, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का पर्पस है। अब हीट को आप क्या करोगे, आप टीम बना के टरबाइन को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे,
या फिर बैगन को बॉयल करके भरता बनाओगे, मर्जी आपका है, हीट ये जनरेट करता है। ठीक है, दूसरा हुआ तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर आर, पहला हुआ फ्यूल। यूजुअली फ्यूल में हम लोग क्या ले लेते हैं इसमें, व्हाट वी टेक यूजुअली इज फ्यूल। कट गया क्या लाइन में हो कि कट गया रे, मेरा इधर अंधेरा हो गया था। इज कमिंग ओके? यस। हाँ, तो यूजुअली हम लोग वी टेक यूरेनियम 92 to 35, ठीक है, और सच हेवी न्यूक्लियाइड, ऐसा हेवी न्यूक्लियाइड को लिया जाता है। न्यूक्लियाइड आर यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, दूसरा हुआ व्हाट इज ए मॉडरेटर। क्या होता है? when the chain reaction increases abnormally due to production of many energetic neutrons. A moderator is used to slow down the fast moving neutrons। ठीक है, न्यूट्रॉन्स। A moderator generally uses heavy water or graphite when the energetic neutrons pass through them, they lose their kinetic energy and are no more able to cause further fission। ये याद रखना। And the third important part is a control rod। सपोज आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करना है तो आपको पूरा प्रोसेस बंद करना पड़ेगा। एक भी एनर्जेटिक न्यूट्रॉन रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इट विल फर्दर कॉज अगेन द प्रोसेस विल स्टार्ट, यू कैन नॉट स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, थर्ड बीट हुआ क्या है, कंट्रोल रॉड। टू ड्रास्टिकली चेंज the number of fission reactions, the control rod is inserted
be into the reactor. It is usually made up of cadmium, कैडमियम का क्या स्पेलिंग होता है, ऐसे ही होगा कुछ, कैडमियम, which absorbs the neutrons passing through it or absorb the neutrons striking it. तो बस उतना ही बताना है आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपका बोर्ड में आता है, ठीक है। तो आप देखोगे नेक्स्ट हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर फिशन और उसका सब्सिक्वेंट थ्योरी। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल है, आपको समझ में तो पक्का आ रहा होगा, तो मैं अभी इसको मिटा दूंगा और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बोलूंगा। ओके, now I want to say about point number 11, that is nuclear fusion reaction. फ्यूजन समझ में आता है ना? फ्यूजन तो क्या होता है, यहां पर पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, ठीक है। क्या होता है इसमें, द फेनोमेनन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ combination of two nuclei to form a single nucleus of lesser mass, producing large amount of heat, is called nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन समझ में आ गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताते वक्त मैं बताया था, आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था सबसे ज्यादा। आयरन से नीचे जो चीजें हैं वो फ्यूजन से जोड़ सकते हैं, आयरन से ऊपर जो चीजें हैं दे कैन नॉट कॉज फ्यूजन। क्या होता है, उनमें फिशन रिएक्शन हो सकता है लेकिन फ्यूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो डायग्राम में बनाया था, आपको याद होगा, डायग्राम में मैं कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है, और ये ऐसे था। तो आयरन से नीचे ये 56 था, ये वाला जोन में जो मटेरियल्स है वो क्या कर सकते हैं, वो फ्यूजन कर सकते हैं, ये फिशन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूजन हमारी बस की चीज नहीं है, वी डोंट हैव ए लेबोरेटरी मेथड टू मेक फ्यूजन, जबकि फिशन तो हम लोग कर रहे हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर। Why? Because usually this fusion takes place at a very high temperature. सौर में भी आपका फ्यूजन प्रोसेस होता है, the temperature is 10 to the power 7, ठीक है, 10 to the power 7 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 10 to the power 7 केल्विन, उस ऑर्डर में होता है आपका टेम्परेचर। सो दिस इज नॉट ए लैबोरेटरी मेथड, दिस इज नॉट ए लैबोरेटरी मेथड। ये था बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए लेबोरेटरी मेथड, is not a laboratory method to produce heat. Why? Because it usually takes place
takes place at a very high temperature of the order of 10 to the power 7 केल्विन, उस ऑर्डर की टेम्परेचर होगा। और लेबोरेटरी में इतने ज्यादा टेम्परेचर आप कहां से लाओगे? ठीक है, 1 crore केल्विन। हाँ, 1500, 1600, 2000 टेम्परेचर लाने में ही धुआं निकल जाता है, और तो ये बड़ा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा प्रोसेस लेबोरेटरी मेथड नहीं है। इसका एक प्रैक्टिकल रिएक्शन आप याद रख सकते हो। इट्स ऑन क्या होता है कि 2 ड्यूटेरियम्स फ्यूज टू फॉर्म ए हीलियम। एग्जांपल में आप याद रख सकते हो, एट हाई टेम्परेचर ऑफ सन 2 deuteriums fuse to form a helium nuclei. और हीलियम न्यूक्लियस। और इंटरेस्टिंगली 2 ड्यूटेरियम का मास जितना है, हीलियम का न्यूक्लियस का मास उससे कम है। जो डिफरेंस इन मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आप याद रख सकते हो 1H2 दे गिव राइज टू क्या देते हैं आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन? वो देते हैं एक हीलियम और कुछ हीट। 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, यू हैव टू रिमेंबर। I remember, you have to remember, my teacher was also remembering, and your children will also remember, because you cannot have a proof of this nor you can verify. This is experimentally derived. ठीक है, तो हम लोग ये वैल्यू को याद रखेंगे। गिव ए टिपिकल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो आपको ये लिखना है। Why it is not a laboratory method? Because it takes place at a very high temperature. तो ऐसे करके फ्यूजन रिएक्शन होता है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब में भी जो हीट रिलीज होता है, इट इज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शन का 2 फेज हम लोग देख लिए, एक फिशन एक फ्यूजन। तीसरा हो गया रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके तो अभी हो नहीं सकता, 10:30 हो गया, तो विल सी। हम लोग का कल है क्लास, कल हम लोग रेडियो एक्टिविटी को खत्म कर देंगे। अगले क्लास फिर हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, फिर मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरा थोड़ा मदद कर लेना, you somehow get it clarified from your school teachers or somewhere कि एक्सरे है कि नहीं। I want to get it clarified, I am not getting any, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख दिया है तो उसमें एक्सरे भी तो आता है कि नहीं? अगर नहीं है तो हम लोग स्किप करेंगे, है तो पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा आप अपने अपने स्कूल टीचर से पूछ लो एक्सरे इज देयर और नॉट, क्योंकि एक्सरे में भी काफी कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है।